पिछले 10 साल से हम विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। लोकशाही हमारी परंपरा है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि समाज के दुर्बल को जहां आवश्यकता है वहां मदद पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी है। और सरकार तो करता है, केंद्र सरकार करता है, राज्य सरकार भी करता है, लेकिन ऐसे जो आज अवार्डीज है उनका भी योगदान बहुत बड़ा है समाज के प्रति। उन्होंने जो कार्य किया है, ये कार्य की वजह से ही उनको यहाँ आज मौका मिला है। और इसलिए इस कर्तव्य को निभाते हुए आज हम CSR जर्नल के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों से आए मान्यवरों का सम्मान यहाँ पर हुआ है, जिसमें शिक्षा, बाल कल्याण, महिला सबलीकरण, कृषि, आरोग्य आदि क्षेत्रों में काम करने वालों को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आमिर खान भी है, वो तो हमारे अभिनेता भी हैं, लेकिन पानी के क्षेत्र में आज गांव-गांव में, अब बहुत ही दुर्गम क्षेत्रों में वो काम कर रहे हैं। उनकी टीम जो काम कर रही है उनके लिए मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ। उनके बेटी के लिए ये अवार्ड था और मेरे बेटे का, आपने बेटी का लिया, मैंने बेटे का लिया है। और इसलिए इस सभी पुरस्कारती जो है, अवार्डीज है, उनको मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। ये सरकार ने पिछले 1.5 साल में 12,000 करोड़ रुपए की मदद सरकार ने किसानों को की है। सब नियम, जो रूल्स है, नॉर्म्स है, सब बाजू में रख दिए, क्योंकि किसान, अभी सुधीर बाबू ने कहा था 3F में फार्मर भी आता है, और इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। उनका काम भी अच्छा है। मंत्री जी बहुत ही अच्छा काम हम कर रहे हैं। महाराष्ट्र ये हमारे देश का ग्रोथ इंजन है और महाराष्ट्र अभी इंफ्रा प्रोजेक्ट में लीडर है। सबसे ज़्यादा देश में इंफ्रा प्रोजेक्ट जो है आज महाराष्ट्र में शुरू है। जो हमारी सरकार आने से पहले पिछले 2.5 साल में सब प्रोग्राम बंद था, सब प्रकल्प बंद थे, सब कुछ बंद था, लेकिन जैसे सरकार आ गई सब निर्बंध हटा दिए, सब प्रोजेक्ट शुरू हुए। एक ही प्रोजेक्ट का मैं आपको बताऊंगा, जो कोस्टल हाईवे है, जो मुंबई की ट्रैफिक को कम करेगा। ये जनवरी एंड तक ये मरीन ड्राइव से ये वर्ली तक खुलेगा, अगले साल में आगे का खुलेगा। महाराष्ट्र के डायनेमिक चीफ मिनिस्टर, नॉट ओनली डायनेमिक बट डूअर, चीफ मिनिस्टर श्रीमान एकनाथ जी शिंदे और हमारे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के सीनियर मिनिस्टर श्री सुधीर मुनगंटीवार जी, डॉक्टर मैं नहीं आता, श्रीकांत शिंदे का नाम लिखा था, हमारे कभी ही नहीं। मैं मानता हूं जिसे कि ऐसा नौजवान जो कि भारत में नौजवानों की दिल की धड़कन है, ऐसे हमारे कुमार विश्वास, श्री अमित उपाध्याय जी, एडिटर इन चीफ CSR जर्नल, एंड श्री उदय माहुरकर जी, फॉर्मर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, CSR एक्सीलेंस अवार्ड के सारे डिस्टिंग्विश्ड विनर्स, फिल्म्स, स्पोर्ट्स और इंडस्ट्री से आए सारे विशिष्टजन, मीडिया के मेरे मित्रों, देवियों व सज्जनों, CSR जर्नल द्वारा आयोजित CSR जनरल एक्सीलेंस अवार्ड के इस एडिशन में आप सबके बीच उपस्थित होकर सचमुच मुझे बेहद खुशी है। कार्यक्रम का यह स्वरूप होगा इसकी मुझे कल्पना नहीं थी, लेकिन आज जिन लोगों को अवार्ड मिला, सारे अवार्डी जितने हैं वो सभी समाज को किसी न किसी तरीके से वो कंट्रीब्यूट करने वाले लोग हैं। इनमें सारे अवार्डीज को अपनी तरफ से मैं हार्दिक बधाई देता हूं। यह अवार्ड जिन इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस को मिल रहा है, मैं उन इंस्टीट्यूशंस को भी अपनी तरफ से कांग्रेचुलेट करता हूं और मैं ऑर्गेनाइजर को धन्यवाद देता हूं जो आप सबने मुझे यहां पर अपने बीच आमंत्रित किया है। साथियों, मैंने अभी 10 दिन पहले CSR से रिलेटेड एक प्रोग्राम में मैंने शिरकत की थी
और उस प्रोग्राम में मैंने अपने विचारों को रखते हुए कहा था और मैंने मेंशन किया था उसमें कि कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी यानी CSR किसी प्रकार कारपोरेट के द्वारा लीगली मैंडेटेड टैक्स देने से बिल्कुल अलग है। आप लोग पर्सनल इनकम टैक्स देते हैं, कारपोरेट टैक्स देते हैं, GST देते हैं, अपने वर्कर्स को आप सैलरी देते हैं, अपने शेयर होल्डर्स को आप डिविडेंड देते हैं, साथ ही साथ आप देश की इकॉनमी को चलाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। जब आप सभी अपनी सारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करते ही हैं तो फिर आखिर अलग से सिटीजन और कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या जरूरत आ गई। साथियों, ये हमारे राष्ट्र और समाज का सौभाग्य है जिसे आप सब जैसे सोशली कॉन्शियस कारपोरेट्स और सिटीजन्स मिले और समाज में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति आप बिल्कुल नहीं हिचकते सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं जब हम सरकार को टैक्स देते ही हैं, जब हम एक सिटीजन के तौर पर कानून का पालन करते ही हैं, तो अलग से किसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या जरूरत है। मैं उन लोगों को अपनी तरफ से बतलाना चाहता हूं कि जब आप एक कानून के तहत 100 रुपया टैक्स देते हैं तो जनता और समाज आपसे शायद उतना जुड़ा हुआ महसूस न करे, लेकिन अगर आप किसी भी लीगल लायबिलिटी से ऊपर उठकर वॉलंटरली समाज के वेलफेयर के लिए 5 रुपये भी देते हैं तो वह जो लाभ प्राप्त करने वाला होता है, बेनिफिशियरी होता है, वह आपसे स्वाभाविक रूप से अपने को जुड़ा हुआ महसूस करता है। भारत तो ऐसे लोगों की भूमि रहा है जिनका पूरा जीवन ही समाज को डेडिकेटेड रहा है। महाभारत की कर्ण का जिक्र आता है, जिनकी जेनरसिटी आज तक हम सभी के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का काम करती है। मेडिवल एरा में यदि आप देखें तो पाएंगे कि भामाशाह ने किस प्रकार से स्वराज की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप की मदद की थी। ठीक उसी प्रकार जब हम भारत की मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं तो हम पाते हैं कि किस प्रकार से जमनलाल बजाज और घनश्याम दास बिरला जैसे भारत के प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट ने भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। वर्तमान समय में हम अपने आसपास देख सकते हैं कि किस प्रकार अजीम प्रेमजी और शिव नाडार जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अपने कानूनी दायरे से कहीं ऊपर उठकर अपनी संपत्ति का अच्छा खासा हिस्सा समाज के अपलिफ्टमेंट में वो लगा रहे हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग बैठे हैं जो इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। साथियों, सिर्फ वेल्थ की ही बात नहीं है। जिनके पास वेल्थ नहीं है वह भी स्वयं को समाज के अपलिफ्टमेंट में लगा रहे हैं। हमारे पास महाराजा शिवी का उदाहरण है, किस प्रकार वो अपनी शरण में आए हुए एक कबूतर की जिंदगी को बचाने के लिए शरीर के मांस का टुकड़ा देने में रंच मात्र उन्होंने संकोच नहीं किया था। हमारे पास महर्षि दधीची का उदाहरण है, जिन्होंने सोशल वेलफेयर के लिए, बुराई के एलिमिनेशन के लिए अपनी हड्डियां उन्होंने दान में दे दी। पास से लेकर प्रेजेंट तक एक लंबी परंपरा चली आ रही है जहां जो कैपेबल लोग हैं वह समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए प्रयासरत हैं। साथियों, हम सब सोशल बीइंग, एक सामाजिक प्राणी हैं और हमारे आस पड़ोस में लोग रहते हैं। आपने देखा होगा जब भी हमारे पड़ोसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट घटना घटित होती है जहां उनके ऊपर प्रॉब्लम आती है, तो हमें कोई कानून नहीं कहता कि हम उसकी हेल्प करें। हम वॉलंटरली उनकी हेल्प करते हैं। साथियों, सिर्फ पड़ोसी ही नहीं बल्कि स्ट्रेंजर्स यानी कोई अजनबी के साथ भी हमारी आत्मीयता जुड़ी होती है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सड़क पर घायल पड़ा है तो हमें कोई भी कानून हमें यह बाध्य नहीं करता है कि हम उसकी मदद करें और उसे अस्पताल में पहुंचाएं। यह तो हमारी ह्यूमैनिटी है और उस अजनबी के प्रति हमारी आत्मीयता का भाव है कि हम उस व्यक्ति की मदद करते हैं और उसे अस्पताल तक पहुंचाते हैं। हमारी, आपकी, हम सबकी एक शेयर्ड ह्यूमैनिटी है जिसमें हम प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। और भारत के ऋषियों और मनीषियों ने तो भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की धरती को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। धरा पर रहने वाले सारे लोग हम एक ही परिवार के सदस्य मानते हैं। ऐसी अवधारणा में हम सभी विश्वास करते हैं।
और हमारे यहाँ तो ऋषियों और मनीषियों ने भी कहा है, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। और इसी भाव से लोग अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। हम पूरी दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को इस धरती माँ का पुत्र मानते हैं, इसलिए हमारे अंदर यह भाव रहता है कि हम जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा किसी के लिए कुछ न कुछ करें। अब साथियों, प्रश्न यह है कि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी संस्था अपने लीगल लायबिलिटी से ऊपर उठकर समाज व देश के लिए एक्स्ट्रा इफर्ट्स क्यों करे? आप में से कई लोग रूरल बैकग्राउंड से भी संबंध रखते होंगे। आपने देखा होगा कि आज से कुछ वर्ष पहले तक जब गांव में शादियां होती थी तो वे शादियां कम्युनिटी इवेंट हुआ करती थी। कोई अपने घर से चारपाई लाता था, कोई अपने घर से फूड ड्रिंक्स लाता था, कोई अपने घर से तेल लाता था। तरह तरह से जिस परिवार में शादी होती थी उस परिवार की वह मदद करते थे और वह पूरे गांव की वह शादी समझी जाती थी। केवल एक परिवार की शादी वह नहीं रह जाती थी। बिना किसी लीगल लायबिलिटी के सारे काम होते थे, क्योंकि उनके बीच एक भाईचारे फ्रेटर्निटी का एक भाव था, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी थी। इस कारण लोग अपने अपने दायित्व का निर्वहन करते थे। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो इस भाईचारे के भाव वाली बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऐसे लोग हर चीज के पीछे एक प्रैक्टिकल और एम्पेरिकल आर्गुमेंट मांगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि माई मनी, माई टाइम, माई बेनिफिट। यदि मैं अपना पैसा या समय दूसरों को दे रहा हूं, इसमें मेरा क्या बेनिफिट है, इस नजरिए से देखते हैं। अगर स्वार्थ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, जो कि नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप बेनिफिट की दृष्टि से भी देखें तो आप देखिए कि मनुष्य के पास दो तरीके के समाज में रहने की पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी तो यह होती है कि आप एक ऐसे समाज में रह रहे हों जहां पर कोई किसी की मदद नहीं करता है। आप यदि सड़क पर इंजर्ड भी पड़े हैं तो आपको कोई नहीं उठाने वाला। जब तक पुलिस नहीं आएगी तब तक आप ऐसे ही सड़क पर इंजर्ड पड़े रहेंगे। अगर आप हॉस्पिटल गए और एक डॉक्टर की ड्यूटी आवर समाप्त हो चुकी है तो आपका इलाज भी नहीं करेगा, वह अगले दिन अपने ड्यूटी आवर पर ही आपका इलाज करेगा। अगर आप उस समाज में रहते हैं तो आपके बीमार होने पर आपका पड़ोसी भी आपके पास नहीं आएगा। आपके शिक्षक भी अपने पढ़ाने के समय के बाद आपको किसी भी जरूरत के लिए आपके पास नहीं समय देंगे। वैसे समाज में किसी सैनिक को वेतन के अलावा भी कोई सम्मान नहीं मिलेगा। जहां जो सक्षम लोग हैं वह एनवायरमेंट की चिंता किए बिना 10-15 गाड़ियां खरीद करेंगे। उनके परिवार के 10-15 सदस्य एनवायरमेंट की चिंता किए बिना अलग अलग गाड़ियों से निकलेंगे। पॉल्यूशन और ज्यादा होगा। तो साथियों, यदि आप ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहां पर लोगों में सामाजिक नैतिकता या सोशल मॉरलिटी न हो, जहां लोग सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन के तहत काम करें, तो क्या ऐसा समाज रहने लायक होगा? तो जो लोग हर चीज को प्रैक्टिकल और जो नैरो सेल्फिश बेनिफिट की दृष्टि से देखते हैं, वही एक बार सोच कर देखें कि यदि उन्हें ऐसे समाज में रहने का मौका मिला तो क्या वह ऐसे समाज में रहना उन्हें मंजूर है? और दूसरी तरफ ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जहां पर हर कोई यथासंभव एक दूसरे की हेल्प करने को तैयार है, जहां सोशल ट्रस्ट हाई है और एक शेयर्ड सेंस ऑफ कम्युनिटी है, जहां पड़ोसी, डॉक्टर, शिक्षक, अधिकारी, जनप्रतिनिधि, हर व्यक्ति अपनी लीगल ऑब्लिगेशन से कहीं अधिक आगे जाकर आपकी मदद करता है। साथियों, डेफिनेटली ऐसे समाज में रहना हर कोई पसंद करेगा। जब समाज की बात चल रही है तो मैं जॉन रॉल्स का भी यहां पर जिक्र करना चाहूंगा। आप लोगों में बहुत सारे लोगों को ने पढ़ा होगा उन्हें, आप में से अधिकांश लोगों ने उनका नाम भी सुना होगा। जॉन रॉल्स अमेरिका के प्रसिद्ध पॉलिटिकल फिलोसफर थे। ये थियरी ऑफ जस्टिस नामक बुक में रॉल्स ने यह बताया है कि जब भी हम समाज की व्यवस्था को डिजाइन करते हैं तो जो भी व्यक्ति समाज की व्यवस्था को डिजाइन कर रहा है उस डिजाइनर को यह बात पता नहीं होनी चाहिए कि वह समाज में कौन सा स्थान प्राप्त करेगा। इसे मैं आसान शब्दों में
आपके सामने रखता हूं। मान लीजिए अगर कोई पुजारी है और उसे समाज की व्यवस्था को डिजाइन करने का मौका मिला, यानी उसे पता है कि समाज में उसका स्थान पुजारी का ही होगा, तो शायद वह एक ऐसा समाज डिजाइन करेगा जहां पुजारी की स्थिति अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर होगी। यदि कोई योद्धा है तो उसे समाज को डिजाइन करते समय यह पता है कि समाज में उसका स्थान योद्धा का होगा, तो शायद वह ऐसा समाज डिजाइन करेगा जहां योद्धा की स्थिति ज्यादा अच्छी हो। कोई व्यापारी है तो वह भी अपने को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के समाज को डिजाइन करने की अपनी तरफ से कोशिश करेगा।